नमस्कार दोस्तों। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है नाम। नाम संस्थाओं के, योजनाओं के, परियोजनाओं के। विगत 11 वर्षों से नाम के ऊपर बड़ी चर्चा है कि किस संस्था का नाम, किस योजना का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया और उसके रखने का क्या कारण था। ये चर्चा यूं तो 11 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज वो पीक पर है, मतलब बिल्कुल उत्कर्ष पर है अपने। इसमें सत्ताधारी दल का कहना है, उनके नेताओं का, प्रवक्ताओं का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने अपनी सारी योजनाओं के नाम और सारी संस्थाओं के नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखे हैं और इसमें राष्ट्रभक्तों, महापुरुषों की उपेक्षा की गई है। मैंने भी सोचा 11 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं और आज वो घटनाक्रम पीक पे पहुंच गया है, उत्कर्ष पे पहुंच गया है, तो मैं भी इस बारे में कुछ बात कहूं। हो सकता है कि योजनाओं के नाम गांधी नेहरू परिवार पर रखे गए हों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य महापुरुषों के नाम पर, देशभक्तों के नाम पर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर नाम न रखे गए हों। अगर मैं यहां पर शुरुआत करता हूं प्रमाणों के साथ, एक नमूना है प्रमाण का और उसमें प्रमाण में मैं लेता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में राज्य बना और उसी साल ये राजधानी बनी। मध्य प्रदेश में जिस संस्था का पहले निर्माण किया गया वो था सचिवालय। उसका नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वल्लभ भवन, जहां पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई, एक बड़ा स्टेचू है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बना गांधी मेडिकल कॉलेज, जो महात्मा गांधी के नाम से है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना, वो देश भारत के नाम पर है। उसके बाद भारत में, मध्य प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, जिसे पहले लोग MSCT कहते थे, अब उसे लोग मैनेट कहते हैं। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया था। जितने भी कॉलेज थे पहले के समय में, वो उसमें किसी भी कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का नाम गांधी नेहरू के नाम पर नहीं था, किसी भी सरकारी कॉलेज का। इसी तरह किसी भी जो संस्था बनाई गई उसमें भी किसी गांधी नेहरू का नाम नहीं था भोपाल की राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में भी 130 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। हाई स्कूल यानी 10वीं तक और हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक। भोपाल जिले में 130 स्कूल हैं। उसमें 10 स्कूलों के नाम भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर नहीं है। यहां पर सारे स्कूल अधिकतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, कस्तूरबा गांधी के नाम पर है, सरोजिनी नायडू के नाम पर है। अधिकतर स्कूल इनके महापुरुषों और जो हमारी बहुत स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही, महिला नेत्री रही, उनके नाम पर है। अगर आप देखें तो यहां पर अगर हम मूर्तियों की बात करें तो यहां पर गांधी परिवार की 3 मूर्तियां लगी हैं। पहली मूर्ति लगी है जवाहरलाल नेहरू की, जो कांग्रेस का जिला कार्यालय है उसके पास। एक मूर्ति कांग्रेस कार्यालय में लगी है इंदिरा गांधी की, प्रदेश कार्यालय में, और एक मूर्ति लगी है राजीव गांधी की, बाद में उनकी हत्या के बाद हबीबगंज नामक एक स्थान है, थाना कहलाता है, वहां पर लगी है। इसके अलावा गांधी नेहरू परिवार की कोई मूर्ति भोपाल में नहीं लगी।
लेकिन कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जिसकी मूर्ति भोपाल के अंदर न लगी हो। कोई भी महापुरुष, चाहे वो नेताजी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, यहाँ तक कि वीर सावरकर की भी मूर्ति भोपाल में लगी है। हर महापुरुष की मूर्ति भोपाल में लगी हुई है। और एक बात और बता दूं कि सबसे बड़ी जो स्टेच्यू है भोपाल का, वो है छत्रपति वीर शिवाजी का, जो शिवाजी नगर में लगा हुआ है। और जब वो लगाई गई थी, स्थापित की गई थी, तो उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार थी। सबसे बड़ी मूर्ति है वो। तो अब इसमें कितने नाम गांधी नेहरू परिवार के हैं और कितने अन्य महापुरुषों के हैं बताने की आवश्यकता नहीं है भोपाल में। इसी तरह किसी भी राजधानी में आप चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, आपको महापुरुषों की मूर्ति मिलेंगी, अन्य महापुरुषों की मिलेंगी, और उनके नाम पर आपको मोहल्ले भी मिलेंगे और सड़कें भी मिलेंगी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने अन्य महापुरुषों के नाम पर संस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं। पहले रहा आता था कि राजाओं के नाम पर गलियां बनती थी, मोहल्ले बनते थे, इसको शहर बनते थे। जो उन्हें बसाते थे तो उन्हीं के नाम पर वो शहर का नाम हो जाया करता था। अब वो आक्रांता रहे हो या और राजा महाराजे रहे हो, ये अलग बात है, लेकिन होता ऐसे ही था। अब ये सवाल ये उठता है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अन्य महापुरुषों के नाम पर, पिछली सरकारों ने अन्य महापुरुषों के नाम पर मूर्तियां स्थापित नहीं की, मोहल्लों के नाम नहीं रखे, गलियों के नाम नहीं रखे, संस्थाओं के नाम नहीं रखे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो डाटा निकाल सकते हैं कि किस शहर में किस महापुरुष के नाम पर कितनी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं संचालित हैं, कितनी योजनाएं, कितने संस्थान वहां संचालित हैं इन महापुरुषों के नाम पर। सारा डाटा सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि शायद जो पिछले सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं पिछली सत्ताधारी सरकार के, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो असीमित ज्ञान के मालिक हैं, लेकिन उनके पास कोई डाटा नहीं है। उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो बहस में इधर उधर मुंह करते हैं। डाटा ही नहीं है उनके पास, पता ही नहीं उनको कुछ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान सत्ताधारी दल है और जो उस दल की सरकारें प्रदेशों में चल रही हैं, उनने अपनी जो योजनाएं लागू की और जो संस्थाएं बनाई, उनमें उनके दल के जिन्हें वो महापुरुष मानते हैं, उनको छोड़कर कितने अन्य महापुरुषों के नाम पर उन्होंने योजनाओं को, संस्थाओं को, परियोजनाओं को नाम दिया। सवाल ये है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से सत्ता में है। 20 वर्षों से 15 माह का कमलनाथ का शासन हम हटा दें तो भी 20 वर्ष से ज्यादा का भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इन योजनाओं में अधिकतम योजनाएं, 99% योजनाएं जो सरकार ने बनाई, जो संस्थान बनाए, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के नाम पर बनाए, उन्हीं का उन्होंने नाम दिया। कहीं नहीं लगता कि उन्होंने अन्य किसी महापुरुषों के नाम दिया है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सरकार अपने समय पर अपनी योजनाएं बनाती है, संस्थान बनाती है, उसमें वो अधिकतर अपने ही महापुरुषों को, जिन्हें वो मानती है कि वो महापुरुष हैं, उन्हीं के नाम रखती है। या तो इसका विस्तृत बहस होनी चाहिए इस पर पूरे विवरण के साथ, पूरे डाटा के साथ, या फिर इस बहस को यही समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो बहस शुरू होती है, ये बहस जो है सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं के द्वारा असभ्यता से, महापुरुषों की असभ्यता से शुरू होती है। उनको बहुत ज्यादा असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके शुरू होती है और ये वहीं पर खत्म होती है। ये 140 करोड़ जनता को सिर्फ नासमझ समझने की बात है
इसलिए मेरा सोचना है, कहना है कि इस पर एक विस्तृत बहस होनी चाहिए और सारे जो दस्तावेज हैं और जो प्रमाण है वो सामने आना चाहिए, ताकि देश को पता चले कि वास्तव में क्या स्थिति है, किसने कितने नाम किसके नाम पर रखे और इनके नाम रखने से क्या परिणाम होता है और क्या दुष्परिणाम होता है, ये जनता के सामने आना चाहिए। और उम्मीद है कि सभी लोग, बुद्धिजीवी, ज्ञानी, सभी दल और उसके प्रवक्ता इस तथ्य को जनता के सामने रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं आपकी क्या राय है, ताकि हम इसी तरह से प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।